हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? लास्ट लेक्चर में हमने हायर परचेज में डिफॉल्ट एंड रीपोजीशन से पहले वाले टॉपिक कर लिए हैं सारे के सारे। एंड डिफॉल्ट एंड रीपोजीशन का टॉपिक आज हम करेंगे। परचेज का टॉपिक है हायर परचेज में हम हायर वेंडर की बुक्स और हायर परचेजर की बुक्स में जो जर्नल एंट्रीज हैं अंडर कैश प्राइस मेथड एंड इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और कैलकुलेशन वाला पार्ट भी कर चुके हैं। 3 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कैलकुलेशन में कैश प्राइस मिसिंग हो सकता है, इसमें इंटरेस्ट या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग हो सकता है और तीसरे में इंस्टॉलमेंट मिसिंग हो सकती हैं। उनसे संबंधित हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। एंड अभी हम चलते हैं डिफॉल्ट एंड रीपोजेशन में। डिफॉल्ट रीपोजेशन का मतलब होता है कि अगर आप हायर परचेज के अंदर हो और हायर परचेज में जो ओनरशिप होती है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ होती है हायर परचेजर को, लास्ट इंस्टॉलमेंट जो हायर वेंडर होता है वही मालिक होता है, तो ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ ही ट्रांसफर होती है। और अगर इन बिटवीन हायर परचेजर डिफॉल्ट कर देता है तो ऐसे केस में हायर वेंडर गुड्स को रीपोजेस कर लेता है, ठीक है। अब वो जो रीपोजेस करता है उसमें वो रिपेयर मेंटेनेंस करके उसको फिर हायर वेंडर जो होता है उस गुड्स को फर्दर बेच देता है। अब यहां पर जो रीपोजेशन है वो सारे के सारे गुड्स की भी कर सकता है वो, और कुछ गुड्स अगर वो डिविजिबल है तो कुछ को छोड़ सकता है और कुछ को लेके भी जा सकता है। मतलब पार्शियल रिपोजेशन का टॉपिक भी है, कंप्लीट रिपोजेशन का टॉपिक भी है। आइए देखते हैं। इन केस हायर, यहां से शुरू करते हैं। हायर परचेजर ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द हायर वेंडर ओनली ऑन द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट के होने पर भी ट्रांसफर होता है, ठीक है जी। ओनरशिप तब तक हायर वेंडर के पास रहती है, ठीक है। If the hire purchaser fail to pay any installment, then hire vendor has the right to repossess goods without repaying any amount to the hire purchaser। तो ऐसे केस में अगर कहता कि हायर परचेजर किसी भी इंस्टॉलमेंट को एनी इंस्टॉलमेंट देन हायर वेंडर के पास अधिकार है कि वो इन गुड्स को क्या कर सकता है, रिपोजेस कर सकता है विदाउट रीपेइंग एनी अमाउंट टू द हायर परचेजर। उसको वो कोई रिफंड नहीं करेगा कि आपने जो पेमेंट कर ली है वो उसमें से कुछ रिफंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हायर परचेजर डिफॉल्ट करता है, हायर वेंडर चुप करके उस गुड्स को पोजेस कर लेता है, उठा के ले आता है, ठीक है। और जो भी पेमेंट हायर परचेजर ने कर रखी होती है उसको वो हायर चार्जेस ट्रीट कर लेता है। क्लियर? रिपोजेशन करने के बाद repossessed goods are then repaired or reconditioned and then sold to some other persons by the हायर वेंडर। और हायर वेंडर उन गुड्स को क्या करता है, रिपेयर और रिकंडीशनिंग करके उसको किसी और बंदे को वो गुड्स की सेल कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट है जी, ये 2 टाइप की रिपोजेशन होती है, एक कंप्लीट रिपोजेशन होती है और एक पार्शियल रिपोजेशन होती है। मतलब अगर सारे के सारे रिपोजेस लेकर के आगे आप, मतलब सपोज करो एक ही ट्रक था और अगर हायर परचेजर ने उसमें डिफॉल्ट किया तो हायर वेंडर के पास कोई चॉइस ही नहीं है। ऐसे केस में वो सारे के सारे गुड्स को रिपोजेस कर लेता है। लेकिन मान लीजिए गुड्स डिविजिबल हो, मान लीजिए 3 ट्रक हायर परचेजर ने खरीदे हो और वो डिफॉल्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि हायर परचेजर को वो एक ट्रक छोड़ के 2 ट्रक रिपोजेस कर ले हायर वेंडर, तो इसे बोलेंगे पार्शियल रिपोजेशन। तो कंप्लीट रिपोजेशन भी हो सकती है और पार्शियल रिपोजेशन भी होती है। आइए इन दोनों को पढ़ते हैं। पहले हम बात करेंगे कंप्लीट रिपोजेशन। अच्छा, एक बात मुझे बता कि अभी तक यहां तक आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हैं, कोई डाउट तो नहीं है? मुझे मैसेज करके बताइए अगर किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है इससे पहले वाले टॉपिक के ऊपर। यस और नो में आंसर कीजिए प्लीज। ठीक है जी, ओके। चलिए फिर, तो डाउट हुई तो प्लीज आपने मुझे इंटीमेट करना है कि अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आपने मुझे बताना है। साथ ही साथ आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो कि सर इस प्रॉब्लम में डाउट, इस क्वेश्चन में डाउट है, तो आप मुझे प्लीज बताना, ठीक है। ओके जी। कंप्लीट रिपोजेशन, कंप्लीट रिपोजेशन का मतलब हो जाता है कि जब गुड्स सारे के सारे रिपोजेस हो जाते हैं
यहाँ पे हम कुछ भी छोड़ते नहीं है, हायर वेंडर सारे के सारे गुड्स को रिपोजेस कर लेता है। अब आप देखिए, सपोज करो आप हायर वेंडर हो, मैं हायर परचेजर हूं, मैं पेमेंट करते, मैंने आपसे एक ट्रक हायर परचेज के थ्रू खरीद लिया है और मुझे सारी इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है। मान लीजिए मैं ऑल इंस्टॉलमेंट्स पे कर देता हूं और लास्ट इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट कर देता हूं, तो आपके पास अधिकार है, बीइंग हायर वेंडर आप उन गुड्स को रिपोजेस कर सकते हो। रिपोजेशन का अधिकार आपके पास इसलिए होता है कि अभी तक लीगल ओनर हायर वेंडर। हाँ, अगर मैं लास्ट पेमेंट कर देता तो हो जाती, फिर आप रिपोजेशन नहीं कर पाते। तो एज ऑफ नाउ हायर परचेजर लीगल ओनर नहीं है, तो हायर वेंडर आप यानी कि गुड्स को रिपोजेस कर सकते हो। अब गुड्स को रिपोजेस करोगे, क्योंकि एक ही ट्रक है तो उसमें ये तो नहीं हो सकता कि आप आधा ट्रक छोड़ दो और आधा उठा लो, ऐसा नहीं है। आप कंप्लीट रिपोजेशन करोगे, आप सारे के सारे ट्रक को रिपोजेस कर लोगे। अब उस रिपोजेशन को फिर आप रिपेयर मेंटेनेंस में लेके जाओगे, उसकी रिकंडीशनिंग करोगे और फिर उस रिपोजेस गुड्स को फर्दर आगे बेच दोगे। क्लियर? ये तो एक कंसेप्ट है, लेकिन इसका इफेक्ट मेरी बुक्स पे और आपकी बुक्स के ऊपर क्या डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ कंप्लीट रिपोजेशन ऑल द गुड्स आर रिपोजेस्ड बाय द हायर वेंडर, सारे के सारे गुड्स हायर वेंडर द्वारा रिपोजेस हो जाएंगे एंड नो पार्ट ऑफ गुड्स इज लेफ्ट विद द हायर परचेजर। हायर परचेजर के पास गुड्स नहीं छोड़ा जाएगा डिफॉल्ट होने पर। ओके, अब डिफॉल्ट जैसे डिफॉल्ट होता है आप साथ के साथ रिपोजेशन भी कर सकते हो और कुछ पीरियड के बाद भी रिपोजेशन कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि हायर वेंडर कब रिपोजेशन करता है। ठीक है, इसमें कोई रूल नहीं है, आप जब मर्जी रिपोजेशन कर सकते हो डिफॉल्ट के बाद। आवाज कट रही है। एक मिनट, क्या अब आवाज ठीक आ रही है? बताइए जरा, अब बताना जरा, अगर दोबारा से कटेगी तो फिर बताना। आई थिंक अब आवाज ठीक है। आई थिंक अब ठीक आ रही होगी आवाज, तो प्लीज लेट मी नो अब क्या अब आवाज ठीक है? हाँ जी, अब ठीक है। अगर फिर दोबारा प्रॉब्लम आए तो लेट मी नो कि कब प्रॉब्लम आ रही है, तो वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन अगेन। ओके जी, तो नो पार्ट ऑफ गुड्स इज लेफ्ट विद द हायर परचेजर, ऐसे केस में हम लोग कंप्लीट रिपोजेशन कर लेते हैं। अब इन केस ऑफ कंप्लीट रिपोजेशन हायर परचेजर क्लोज द, अच्छा अब ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ये आपके पास यहां पर मैं एक, देखिए मान लीजिए अमाउंट आउटस्टैंडिंग हायर वेंडर और हायर परचेजर। ठीक है जी, अमाउंट आउटस्टैंडिंग हायर वेंडर और हायर परचेज में यहां 10 लाख है, यानी कि 10 लाख रुपया हायर वेंडर ने हायर परचेजर से लेना है। और सिमिलरली हायर परचेजर की बुक्स में भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग सेम ही रहेगी। ठीक है जी, अब एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट, हायर वेंडर की बुक में तो कोई एसेट नहीं होगा, हायर परचेजर की बुक में एसेट की वैल्यू 12 लाख है। ठीक है जी, अब मान लीजिए रिपोजेशन होता है, डिफॉल्ट आ गया इन पेमेंट। ठीक है जी, यहां पे डिफॉल्ट आ गया, हायर वेंडर को पेमेंट नहीं मिली और हायर परचेजर ने पेमेंट की नहीं है, यानी हायर परचेजर ने पेमेंट की नहीं और हायर वेंडर को पेमेंट मिली नहीं, तो यहां पर आ गया डिफॉल्ट। क्लियर? ये डिफॉल्ट हो गया। अब कंप्लीट रिपोजेशन होगी। अब जो कंप्लीट रिपोजेशन है वो कभी भी हो सकती है, जरूरी नहीं होगा कि साथ की साथ ही कंप्लीट रिपोजेशन हो, उस रिपोजेशन में वो टाइम भी लगा सकता है, हो सकता है इंस्टॉलमेंट और वेट कर ले फिर रिपोजेशन करें, और हो सकता है कि साथ की साथ इमीडिएट रिपोजेशन हो। तो चलिए रिपोजेशन, अब सवाल आता है कि रिपोजेशन की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहां पर हायर वेंडर ने
10 लाख रुपया लेना है और हायर परचेजर ने 10 लाख रुपया देना है, तो जो हायर वेंडर है रीपोजेशन की जो वैल्यू डिफाइन करेगा ना वो 10 लाख ही होगी। जितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगी उतनी ही रीपोजेशन की वैल्यू होगी। और हायर वेंडर यहां पर एंट्री करेगा एसेट गुड्स रिपोजेस्ड डेबिट टू हायर परचेजर 10 लाख, यानी कि जितने का एसेट आउटस्टैंडिंग होगा उसी अमाउंट से वो रिपोजेशन की एंट्री कर लेगा। जितने की अमाउंट हायर वेंडर ने पैसे लेने होंगे वो एसेट की वैल्यू उतनी ही मान लेगा जितने की उसने अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। ऑफ कोर्स जब हायर वेंडर रिपोजेस करेगा गुड्स को तो उसकी कोई वैल्यू डिफाइन करके आएगा ना कि ये गुड्स इतने के हैं, तो जितनी भी हायर वेंडर के लिए अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगी अमाउंट के ऊपर उस को वैल्यू कर देगा, वो गुड रिपोजेस को डेबिट करेगा और हायर परचेजर को क्रेडिट करेगा। कई बच्चे यहां पर डाउट लेके आते हैं कि सर एसेट अकाउंट डेबिट होना चाहिए। याद रखना हायर वेंडर की बुक में एसेट भी नहीं था, उसके लिए तो पहले भी स्टॉक ही था। जो उसने अगर ट्रक दिया है तो वो ट्रक उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड था, तो वो उसके लिए कभी भी एसेट नहीं था, मतलब स्टॉक था, इन्वेंट्री थी। और यहां पर भी अगर वो रिपोजेस कर रहा है तो उसके लिए वो एसेट नहीं है, इट्स गुड्स रिपोजेस्ड है, तो उसको वो डेबिट कर लेगा। और किस वैल्यू पे करेगा? जितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसकी वैल्यू कर लेगा। सिमिलरली हायर परचेजर भी अपनी बुक्स करेगा, वो ये मानेगा कि लो जी पेमेंट होगी, पेमेंट का रूप क्या रहेगा? एसेट रहेगा। ऑफ कोर्स उसने कैश नहीं दिया, बट हायर वेंडर क्या कर रहा है? वो उस एसेट को लेके चला गया। आप ये कह सकते हो पेमेंट हुई है ऑफ एसेट, तो एसेट की वैल्यू क्या होगी? जितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। ओके जी, तो ये आएगा हायर वेंडर डेबिट टू एसेट 10 लाख। ठीक है जी, इस तरीके से रिपोजेशन की होगी एंट्री। अब आप ध्यान दीजिए, हायर परचेजर की बुक में एसेट की वैल्यू 12 लाख थी, लेकिन उसकी जो रिपोजेशन हो रही है वो सिर्फ 10 लाख में हो रही है। हायर परचेजर की बुक में एसेट की वैल्यू 12 लाख थी लेकिन वो रिपोजेशन सिर्फ 10 लाख में हो रही है, तो उसे 2 लाख का नुकसान हो रहा है ना। चलिए 2 लाख का नुकसान की एंट्री करते हैं। लॉस ऑन एसेट, यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, यहां पर आप देखोगे हायर वेंडर की बुक में लॉस की कोई एंट्री नहीं होगी। हायर वेंडर की बुक में लॉस की एंट्री तब गुड्स रिपोजेस गुड्स को बेचेगा। एज ऑफ नाउ कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ, हायर परचेजर है वो उसकी एंट्री करेगा। ऑफ कोर्स हायर परचेजर की बुक में एसेट था, एसेट की वैल्यू 12 लाख थी, और 12 लाख अगर आप 10 लाख में 12 लाख का एसेट अगर आप 10 लाख में लेके जा रहे हो, हायर वेंडर को वो 10 लाख में एसेट को दे रहा है, इसका मतलब उसे 2 लाख का नुकसान होगा, तो वो 2 लाख के लॉस की एंट्री करेगा। प्रॉफिट और लॉस डेबिट 2 लाख टू एसेट। ठीक है जी, ओके। या फिर वो एंट्री करेगा लॉस ऑन एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, 2 लाख की वो एसेट की लॉस की एंट्री कर लेगा। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स रिपोजेस्ड। जो हायर वेंडर होता है ना वो रिपोजेस्ड जो हुए हैं उसके वो खर्चा करता है। ठीक है जी, क्या खर्चा करेगा? ऑफ कोर्स उसकी रिपेयर मेंटेनेंस कराएगा। एसेट तो अब एक बात बताइए जरा, हायर वेंडर उन गुड्स का करेगा क्या? बेसिकली हायर वेंडर उन गुड्स के ऊपर खर्चा करेगा, उसको रेडी फॉर सेल करेगा, और जैसे ही रेडी फॉर सेल करेगा उसको वो बेच देगा। ओके सर, आइए फिर एक्सपेंसेस ऑन गुड रिपोजेस्ड, यहां तो नो एंट्री। हायर परचेजर की बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। हायर वेंडर करेगा गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट। मान लीजिए वो 1 लाख का खर्चा उसकी रिपेयर मेंटेनेंस पे कर देता है। ठीक है जी, एंट्री होगी लेकिन हायर परचेजर की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। अब क्या करेगा? अब इन गुड रिपोजेस को हायर वेंडर बेच देगा। सेल ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड, एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट। मान लीजिए वो 9 लाख में गुड्स को बेच देता है, तो लॉस हुआ उसे, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड डेबिट 2 लाख और
गुड्स रिपोजेस्ड 11 लाख के गुड्स हो गए थे, 10 लाख की रिपोजेशन की वैल्यू थी और 1 लाख का उस गुड्स के ऊपर खर्चा किया, तो टोटल वो 11 लाख के हुए। और 11 लाख के गुड्स अगर 9 लाख में बिकते तो हायर वेंडर को 2 लाख का नुकसान हो जाता है। तो दीज आर द एंट्रीज इन केस ऑफ कंप्लीट रिपोजेशन, एक्स्ट्रा एंट्रीज in case of complete repossession in the books of hire vendor as well as hire purchaser। बाकी जो एंट्रीज हैं वो तो पहले वाली चलती जाएंगी, चाहे इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड फॉलो कर लो, चाहे कैश प्राइस मेथड फॉलो कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां से डिफॉल्ट होता है वहां से एडिशनल एंट्रीज आ जाएंगी, बाकी की एंट्रीज तो होती रहेंगी। हायर सेल करने की एंट्री सेम रहेगी, डाउन पेमेंट रिसीव करने की एंट्री सेम रहेगी, इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री सेम रहेगी, इंस्टॉलमेंट रिसीव करने की एंट्री सेम रहेगी, क्लोजिंग एंट्री सेम रहेगी। लेकिन जैसे ही डिफॉल्ट होता है ये एडिशनल एंट्रीज एक्स्ट्रा आपको हायर वेंडर और हायर परचेजर की बुक्स में करनी पड़ेगी। क्लियर है? हायर परचेजर और हायर वेंडर की एंट्रीज आपको आई होप कंप्लीट रिपोजेशन पे समझ में आ गई होंगी। हायर परचेजर क्या ट्रीट करेगा? वो ये ट्रीट करेगा कि उसने एसेट देके अपनी पेमेंट को खत्म कर दिया है, तो हायर वेंडर को डेबिट करेगा और एसेट को क्रेडिट कर लेगा। किस अमाउंट से करेगा? जितनी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसी से वो कर लेगा। और फिर दूसरे पॉइंट को अपने एसेट पे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेगा कि एसेट की बुक वैल्यू कितनी थी और रिपोजेस्ड वैल्यू कितनी है, दोनों का डिफरेंस है, और हायर परचेजर उसमें प्रॉफिट लॉस को रिकॉर्ड कर लेगा। दूसरी तरफ हायर वेंडर गुड्स को रिपोजेस करेगा, उसकी वैल्यू डिफाइन करेगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो उतनी ही वैल्यू होगी जिस अमाउंट के ऊपर वो आउटस्टैंडिंग होगा, जितना पैसा उसने कंप्लीट रिपोजेशन में लेना है, जितना पैसा उसने हायर परचेजर से लेना है वही आपकी अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगी। तो वो एंट्री करेगा गुड रिपोजेस अकाउंट टू हायर परचेजर, या वो एसेट को डेबिट करेगा या गुड रिपोजेशन को डेबिट करेगा। फिर वो इसके ऊपर खर्चा करेगा, इसके ऊपर गुड रिपोजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद फिर उसकी सेल करेगा, सेल करने के बाद उसको प्रॉफिट लॉस होगा। तो ये एंट्रीज इन केस ऑफ हायर वेंडर होती हैं, और पहले मैंने आपको इन केस ऑफ हायर परचेजर एंट्रीज बता दी हैं। आइए डिस्कस करते हैं। ये देखिए, इन केस ऑफ कंप्लीट रिपोजेशन हायर परचेजर close the account of hire vendor by transferring asset account to hire vendor account with amount outstanding। Any difference in asset is transferred to profit and loss। वही मैंने आपको बता दिया, ये वाली एंट्रीज की बात कर रहा है ये देखिए, ठीक है जी। ये वाली एंट्री होगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट जब गुड रिपोजेस हुए इन द बुक्स ऑफ किसके? हायर परचेजर की बुक्स में एंट्री है, और फिर जो एसेट की बुक वैल्यू के साथ उसे कंपेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली उसे प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। ओके सर। उसके बाद हायर वेंडर closes account of hire purchaser by debiting good repossess account and crediting hire purchaser account with amount outstanding। ये वाली एंट्री की बात कर रहा है, देखिए, ठीक है जी। गुड रिपोजेस अकाउंट, ये हायर की एंट्रीज हैं, गुड रिपोजेस अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। ओके सर। उसके बाद हायर वेंडर देन इनकर्ड सम एक्सपेंसेस ऑन इट्स रिपेयर एंड सेल सच रिपोजेस गुड्स टू अदर and any difference in repossessed account is transferred to profit and loss account। ये वाली एंट्री, उसे रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा किया और रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे के बाद उस एसेट को क्या कर दिया उसने, किसी को दिया। क्लियर? ओके सर। ये बेचने पर प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री, आपको ये बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट पार्शियल रिपोजेशन पर चलते हैं। थोड़ा मैं डिस्कशन कर लूं आपके साथ पार्शियल रिपोजेशन का, उसके बाद हम ये जो पढ़ेंगे, ठीक है। पार्शियल रिपोजेशन का मतलब यही होता है कि डिफॉल्ट के केस में आप अगर गुड्स डिविजिबल हैं, सपोज कीजिए मैंने आपको 3 ट्रक्स या 4 ट्रक या 5 ट्रक दिए हैं हायर परचेज पर, और अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो मैं सारे ट्रक रिपोजेस नहीं कर रहा, मैं उसमें से 3 रिपोजेस करके 2 को आपके पास छोड़ के आ रहा हूं, उसे बोलते हैं पार्शियल रिपोजेशन। तो उसमें एंट्रीज तो ऑलमोस्ट सेम होंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। आइए चलिए यहीं पर चलते हैं। देखिए ये हायर वेंडर है और ये आपका हायर परचेजर है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, एक मिनट, नंबर ऑफ ट्रक्स
ऑन हायर परचेज। ठीक है जी, हम 5 ट्रक की बात करते हैं और यहां पर भी हम 5 ट्रक की बात करते हैं। नंबर ऑफ वेंडर ऑन हायर परचेज 5 ट्रक की बात करते हैं। क्लियर? ओके। उसके बाद नेक्स्ट अगला है अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 10 लाख की आपकी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है यहां पर भी, एंड यहां पर भी आपकी जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 10 लाख। डिफॉल्ट हुआ है ऑन 31/3/20 को। कोविड की वजह से हायर वेंडर को मिली नहीं और हायर परचेजर ने पेमेंट की नहीं, उसकी हालत खराब हो गई बिकॉज ऑफ इंपैक्ट ऑफ कोविड। ठीक है जी, कोविड की वजह से हायर परचेजर टाइमली पेमेंट या पेमेंट हायर वेंडर को नहीं कर पाया। ठीक है, ट्रक रिपोजेस्ड 3 ट्रक हायर वेंडर ने रिपोजेस कर लिए। इसका मतलब हो गया ना पार्शियल रिपोजेशन। दिस इज द केस ऑफ पार्शियल रिपोजेशन कि 3 ट्रक रिपोजेस कर लिए गए। ठीक है जी, इसे बोलते हैं पार्शियल रिपोजेशन। कंप्लीट रिपोजेशन होता तो वो सारे के सारे ट्रक रिपोजेस कर लेता, लेकिन यहां पे सारे ट्रक नहीं है, कुछ ट्रक रिपोजेस किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। क्लियर? उसके बाद वैल्यू ऑफ ट्रक रिपोसेस्ड, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस क्वेश्चन में। ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि आप जो ट्रक रिपोजेस कर रहे हो 10 लाख के रिपोजेस कर रहे हो। कंप्लीट रिपोजेशन थोड़ी ना। कंप्लीट रिपोजेशन में यहां पे बड़ा इजी होता है, आप ये मान के चलते हो कि 10 लाख के ट्रक हैं, सारे के सारे रिपोजेस हो गए तो 10 लाख की वैल्यू के गुड्स रिपोजेस हो गए। नॉर्मल तो हम यही ट्रीट करते हैं, बट मैं आपको बता दूं कंप्लीट रिपोजेशन में ये होता है, लेकिन पार्शियल में आपको 3 ट्रकों की वैल्यू निकालनी पड़ती है, कैलकुलेट करनी पड़ती है। पार्शियल रिपोजेशन में यही वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है और स्टूडेंट इसी पॉइंट के ऊपर गलती करता है। ठीक है जी, तो आपने इस बात का ध्यान देना है। ये ना दिया हुआ होता है कि आप किस तरीके से वैल्यू करोगे जितने ट्रक रिपोजेस है। याद रखना, हम बेनिफिट देते हैं यहां पर किसको? हायर परचेजर को, कि भाई ठीक है जितने भी आपने पेमेंट किया उसका बेनिफिट हम आपको दे रहे हैं, और बेनिफिट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर हम इसको करते हैं। सपोज कीजिए मैं ये कह सकता हूं जितनी आपने पेमेंट की है उसका 20% छोड़ के बाकी उसका 20% का आपको बेनिफिट दे रहे हैं। 20% का आपको बेनिफिट दे रहे हैं, मतलब ये कि आपको मैं 20% मान के चल रहा हूं कि वो पेमेंट आ चुकी है, तो इसका मतलब जितना भी आपने अमाउंट पे किया है ना उसका 20% ही हम आपको वैल्यू करेंगे। वैल्यू करने का मतलब होगा जितने ट्रक छोड़ के जा रहे हैं, जितने लेके जा रहे हैं उसकी वैल्यू डिफाइन कर रहा है वो। ठीक है, वो देने का जो भी तरीका होगा ना वो क्वेश्चन में दिया होगा, आपने इस बात को समझना है कि आपको जो देखो 5 ट्रक में से वो 2 लेके जा रहा है या 3 लेके जा रहा है, तो 2 तो छोड़ के जा रहा है ना। ठीक है, तो कितने की वैल्यू लेके जा रहा है उसको निकालने का तरीका क्वेश्चन में दिया होगा, इस चीज को अपने ध्यान से पढ़ना है। ओके सर, मान लीजिए यहां पर 6 लाख के वैल्यू करके जा रहा है वो। ठीक है, तो इसका मतलब अमाउंट आउटस्टैंडिंग आफ्टर रिपोजेशन, रिपोजेशन अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगी 4 लाख और यहां पर भी 4 लाख, और अगर कंप्लीट रिपोजेशन होता तो यहां हो जाती नील। समझ रहे हो ना? अगर कंप्लीट रिपोजेशन होता तो यहां पर जो अमाउंट हो जाती वो नील हो जाती, लेकिन क्या है पार्शियल रिपोजेशन है तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग 4 लाख है तो यहां नील नहीं आएगा। कंप्लीट रिपोजेशन होता तो यहां पर जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो जाती है आपकी नील हो जाती। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। ओके सर, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एसेट निकालना है। 1 मिनट, बुक वैल्यू ऑफ एसेट
रिपोजेस्ड, ये भी निकालना पड़ता है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि यहां पर कि जो एसेट लेके गए उसकी बुक वैल्यू यहां पर निकालनी पड़ेगी। आपने वैल्यू ऑफ ट्रक रिपोजेस्ड 6 लाख बना दिया और मान लीजिए उस एसेट की जो बुक वैल्यू आप लेके गए उसकी आप 3 ट्रक लेके गए हो, उसकी वैल्यू मान लीजिए 5,50,000 थी। ठीक है जी, तो ये पॉइंट भी निकालना पड़ेगा ना। देखो आप समझो जरा, कंप्लीट रिपोजेशन में ये पॉइंट भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जितने का भी ट्रक आउटस्टैंडिंग आपकी बुक्स में था उसी को आप रिपोजेस करा रहे हो, तो बुक वैल्यू भी पता थी और वैल्यू ऑफ गुड रिपोजेस भी पता थे। अब यहां पर आपको बुक वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी कि जो एसेट रिपोजेस हुए हैं उनकी बुक वैल्यू क्या थी, और यह भी निकालना पड़ेगा वो कितने के रिपोजेस हुए हैं। यही 2 पॉइंट है। कंप्लीट रिपोजेशन में यही 2 पॉइंट आपके नहीं होते हैं, क्योंकि आपको वैल्यू ऑफ रिपोजेस्ड गुड्स भी पता होता है, क्योंकि जितनी भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ रिपोजेस्ड। ठीक है, और जितने की एसेट्स आपकी बुक में हायर परचेजर की बुक्स में पड़े हैं वही बुक वैल्यू ऑफ एसेट रिपोजेस्ड है। तो आप दोनों को कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस निकाल लोगे। बट यहां पर ऐसा नहीं हो रहा। आप 5 में से 3 ट्रक को रिपोजेस कर रहे हो तो 3 ट्रक की बुक वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी, और 3 ट्रक की जो वैल्यू है जिस पे आप रिपोजेस कर रहे हो उसको भी आपको अलग से निकालना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट लॉस निकाल पाओगे। तो ये दोनों अमाउंट आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब उसको कंपेयर करके आप निकालोगे प्रॉफिट स्लैश लॉस ऑन रिपोजेशन ऑफ एसेट। अब ये पॉइंट यहां तो हायर वेंडर की बुक्स में तो रेलेवेंट है ही नहीं। क्लियर, हायर वेंडर की बुक्स में ये पॉइंट रेलेवेंट नहीं है। ये पॉइंट सारे का सारा रेलेवेंट ही हायर परचेजर की बुक में है। हायर परचेजर कहेगा भाई जो एसेट रिपोजेस हुआ उसकी 5 लाख की वैल्यू थी और उसको आपने रिपोजेस कितने में किया, 6 लाख में किया, तो उसको 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है जी, उसको 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ रिपोजेस्ड 6 लाख है और जिन एसेट को रिपोजेस किया गया उसकी बुक वैल्यू हायर परचेजर की बुक में 5.5 लाख की थी। जब आप कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड 50,000 का आपको प्रॉफिट होगा। किसको होगा? ये हायर परचेजर को होगा। ठीक है, तो सर ऐसा हो सकता है कि एक तो गुड्स रिपोजेस हो और हायर परचेजर को बेनिफिट हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप समझो ना कंप्लीट रिपोजेशन में तो इजी रिपोजेशन में अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज द वैल्यू ऑफ गुड रिपोजेस्ड होती है और जो एसेट की वैल्यू बुक्स में होती है वही एसेट की बुक वैल्यू होती है। आप कंपेयर कर लो, प्रॉफिट लॉस हो सकता है। लेकिन अगर कंप्लीट रिपोजेशन नहीं है और पार्शियल रिपोजेशन है तो आप जितने के गुड रिपोजेस करोगे उसकी वैल्यू तो डिफाइन करोगे ना, क्योंकि सारे तो यहां पर आप अमाउंट आउटस्टैंडिंग को रिपोजेस नहीं मान सकते, वैल्यू ऑफ रिपोजेस्ड गुड्स नहीं मान सकते, क्योंकि सारे के सारे तो रिपोजेशन हो नहीं रही है। तो आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा। और फिर जब आप ये हो तो जितने एसेट लेके जा रहे हो उतनों की ही आपको बुक वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो बुक वैल्यू वेंडर के परचेजर के पास होगी वो तो सारी एसेट्स की होगी। तो आप उसमें से 3 एसेट की बुक वैल्यू निकालोगे, कंपेयर करोगे तो हो सकता है कि वहां पर बुक वैल्यू कम आए और गुड रिपोजेस ज्यादा आए, तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ओके सर, उसके बाद ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। अब ये वाली अमाउंट को कौन पे करेगा? हायर वेंडर किस्त रिसीव करता रहेगा और हायर परचेजर किस्तों में रिसीव करता रहेगा। ठीक है जी, ओके सर, आगे चलते हैं। यहां पर एक्सपेंसेस ऑन गुड्स रिपोजेस्ड, तो मान लीजिए इन्होंने यहां पर 1 लाख का खर्चा कर दिया। अब ये पॉइंट यहां तो रेलेवेंट नहीं है परचेजर की बुक्स में। और फिर सेल ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड। ठीक है जी, जितने भी गुड रिपोजेस हुए उसकी क्या कर दी और मान लीजिए सेल की 7 लाख में। ठीक है, अब आप देखिए 6 लाख के गुड्स से और 1 लाख का खर्चा हुआ, 7 लाख और 7 लाख में बिक गया, तो यहां पर वेंडर को नो प्रॉफिट नो लॉस है। और अमाउंट आउटस्टैंडिंग अभी भी पड़ी है 4 लाख, इसने अभी भी हायर परचेजर से लेना है और हायर परचेजर ने 4 लाख अभी भी हायर वेंडर को है। क्लियर है? दिस इज पार्शियल रिपोजेशन। पार्शियल रिपोजेशन में 2 पॉइंट रेलेवेंट होते हैं, ज्यादा रेलेवेंट होते हैं कंप्लीट रिपोजेशन के मुकाबले में।
एक तो ये कि जब आप पार्शियल रिपोजेशन कर रहे हो तो कितने के गुड्स आप रिपोजेस कर रहे हो उसकी वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में ये कि जो एसेट को आप रिपोजेस कर रहे हो उसकी बुक वैल्यू भी डिफाइन करनी पड़ेगी ताकि हायर परचेजर प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट कर सके। और फिर यहां पर अमाउंट आउटस्टैंडिंग भी आती है। रिपोजेशन करने के बाद कंप्लीट रिपोजेशन में कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं होती है। ओके सर, आइए अब हम पढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान देना कि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां पर जो बेनिफिट दिया जाता है ना वैल्यू निकालते समय, इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं होता। इंटरेस्ट तो आपको देखो, जब हायर परचेजर हायर वेंडर को पेमेंट कर रहा है तो प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर रहा है और इंटरेस्ट के बारे में भी पे कर रहा है ना। जब हायर परचेजर हायर वेंडर को अमाउंट पे कर रहा है तो प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर रहा है और ब्याज भी पे कर रहा है। तो यहां जो बेनिफिट देने की बात हो रही है ना वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट की होगी। ब्याज का बेनिफिट कभी भी हायर वेंडर हायर परचेज को नहीं देगा। हायर वेंडर तो बोलेगा वो तो ब्याज तो मेरा है, हाँ जो प्रिंसिपल अमाउंट भरी है ना उसका बेनिफिट मैं आपको दे दूंगा। तो जब भी बात हुई होगी ना वो प्रिंसिपल अमाउंट की होगी, बस इस बात को याद रखना। ओके सर, चलिए अब हम पढ़ देते हैं पार्शियल रिपोजेशन। पहला पॉइंट, व्हेन ओनली पार्ट ऑफ गुड्स आर रिपोजेस्ड एंड अदर पार्टीज रिमेन विद द हायर वेंडर। आप सिर्फ कुछ पार्ट को रिपोजेस करते हो और कुछ पार्ट हायर वेंडर को दे देते हो। ओके सर, छोड़ देते हो हायर वेंडर के पास। ऑल द गुड्स आर नॉट रिपोजेस्ड एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुड रिपोजेस्ड मस्ट बी एग्रीड बिटवीन हायर वेंडर एंड हायर परचेजर। तो आपको वैल्यू यहां पर क्लियर करनी पड़ेगी कि आप कितने के गुड्स रिपोजेस कर रहे हो, वैल्यू डिफाइन करनी होगी, ठीक है। ओके सर, एंड फॉर द रिमेनिंग अमाउंट हायर परचेजर इज स्टिल लायबल टू द हायर वेंडर। मतलब अमाउंट आउटस्टैंडिंग भी होगी, क्लियर, कि आप सारी अमाउंट को, जितनी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उससे गुड्स को रिपोजेस नहीं कर रहे, आप वैल्यू डिफाइन कर रहे हो जो कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट से कम होगी, तो इसका मतलब रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी, ठीक है। हायर परचेजर कंपेयर द, उसके बाद एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट रिपोजेस्ड विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट विच इज बीइंग रिपोजेस्ड। तो ये भी आपको निकालना पड़ेगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट रिपोजेस्ड। फिर आप उसको कंपेयर करोगे एंड देयरफॉर द डिफरेंस जो आएगा वो प्रॉफिट लॉस को भेज दिया जाएगा। दैट कुड बी द प्रॉफिट और लॉस। जी, उसके बाद हायर वेंडर अकाउंट विल नॉट बी क्लोज्ड इन द केस ऑफ पार्शियल रिपोजेशन। हायर वेंडर की बुक्स में हायर परचेजर का खाता क्लोज होता है, ना ही हायर परचेजर की बुक्स में हायर वेंडर का खाता क्लोज होता है। हायर वेंडर आल्सो रिकॉर्ड द गुड्स रिपोजेस्ड एट द सेम एग्रीड प्राइस एंड आफ्टर repairing or reconditioning those goods sold such goods to some other person and transfer the difference in good repossessed account to profit or loss. Hire purchase account will not be closed on partial repossession। बात वही आ गई कि यहां पर भी हायर वेंडर की बुक में भी हायर परचेजर का खाता क्लोज नहीं होता। एंट्रीज देख लेते हैं। एंट्रीज वैसे आपको मालूम है, इन केस ऑफ हायर परचेजर ये एंट्री फॉर रिपोजेशन होगी, एंट्री सेम रहेगी, हायर वेंडर को डेबिट किया जाएगा और एसेट को क्रेडिट किया जाएगा। बट यहां पर जो एसेट क्रेडिट हो रहा है ना उसकी वैल्यू एग्रीड प्राइस है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं है। दोनों को समझो। यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर ये देखो आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक है जी, कंप्लीट रिपोजेशन में, और सेम एंट्री यहां पर एग्रीड प्राइस पर। तो एग्रीड प्राइस क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, वो निकालना पड़ता है। ओके सर, उसके बाद कंपेयरिंग एग्रीड प्राइस विद कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। यहां पर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट भी निकालने पड़ते हैं एंड ट्रांसफर द डिफरेंस टू प्रॉफिट लॉस, और फिर प्रॉफिट लॉस को ट्रांसफर करेगा हायर परचेजर। हायर वेंडर गुड्स को रिपोजेस करेगा, ये भी आप देखो एग्रीड प्राइस पर होगा। और अगर आप कंप्लीट रिपोजेशन में इस एंट्री को देखते हो तो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर होगी, ठीक है। और अगर पार्शियल रिपोजेशन में इस एंट्री को देखते हो तो ये एग्रीड प्राइस पर होगा। उसके बाद आप उसकी रिपेयर करोगे, गुड्स रिपोजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने रिपेयर कर दी और फिर आपने उसको बेच दिया और बेचने पर प्रॉफिट लॉस हो गया। क्लियर? दिस अबाउट पार्शियल रिपोजेशन। आई होप आपको पार्शियल रिपोजेशन और कंप्लीट रिपोजेशन का टॉपिक क्लियर हो गया। देखो पेपर में अगर तो क्वेश्चन आएगा या तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में से आएगा, या तो कैश प्राइस निकलवाएंगे, इंटरेस्ट की अमाउंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलवा लेंगे, या इंस्टॉलमेंट निकलेंगे, और या फिर वो आपको रिपोजेशन के टॉपिक में या तो आइदर इट्स कंप्लीट रिपोजेशन या पार्शियल रिपोजेशन में आपको करेंगे। एक चीज और ध्यान देना, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं कि जब आप रिपोजेशन का टॉपिक करते हो तो रिपोजेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ रिपोजेशन की एंट्रीज करनी है, बाकी एंट्रीज तो हो ही रही होंगी, ठीक है। डाउन पेमेंट की एंट्री हुई होगी, एसेट को सेल परचेज हायर परचेज पे बेचने की एंट्री हुई होगी,
इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की एंट्री हुई होगी, इंस्टॉलमेंट पे करने की एंट्रीज भी हुई होंगी और क्लोजिंग एंट्रीज भी हुई होंगी। इन एडिशन टू दोस एंट्रीज, ये एडिशनल एंट्रीज हैं जो हमें अपनी बुक्स में करनी होगी इन केस अगर डिफॉल्ट होता है। और इस चीज को देखना होगा कि ये कंप्लीट रिपोजेशन है, पार्शियल रिपोजेशन। ओके सर, चलिए ये लास्ट टॉपिक हमारा हायर परचेज का, ये मैंने आपको बता दिया है, एंट्रीज भी मैंने बता दी हैं। अब आप देखिए आपके पास ये इलस्ट्रेशन है 8th, देन 9th है और 10th है, 11th, ठीक है। तो 4 इलस्ट्रेशन यहां पर है और एक्सरसाइज में जाकर देखते हैं 1 2 यहां से शुरू हो रहे हैं, 1 2, बस 2 क्वेश्चन यहां पर है। क्लियर? तो एक क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूं अभी आपको के साथ। X Limited purchased 3 milk vans from Super Motors costing 75,000 each on hire purchase system. Payment was made 75,000 each है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 75,000 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2,25,000 का कैश प्राइस आ गया सबका, ठीक है। उसके बाद पेमेंट 45,000 डाउन कर दोगे आप, साथ ही साथ 45,000 की पेमेंट कर दोगे और जो बाकी रिमाइंडर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट। यहां पर इंस्टॉलमेंट मिसिंग है, यहां पर इंस्टॉलमेंट मिसिंग है, आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी पड़ेगी। तो तीनों में से जो तीसरी टाइप का क्वेश्चन था ना, जिसमें इंस्टॉलमेंट, सॉरी पहली टाइप का जो इंस्टॉलमेंट वाला था, एक तो इंस्टॉलमेंट मिसिंग वाला था, एक कैश प्राइस मिसिंग वाला था, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग वाला था। तो इंस्टॉलमेंट आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। रेट 9% है, क्वेश्चन साइलेंट है तो पर एनम होगा। एक्स लिमिटेड राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इट पेड द इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट। पहली इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दिया और सेकंड इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं कर पाया। सुपर मोटर एग्री टू लीव 1 मिल्क वैन, एग्री टू, सुपर मोटर कौन है? सुपर मोटर वेंडर है। एग्री टू लीव 1 मिल्क वैन विद द परचेजर एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर 2 मिल्क वैन्स अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। इसका मतलब पार्शियल रिपोजेशन है, पार्शियल रिपोजेशन का टॉपिक है, क्योंकि 3 वैन में से वो एक वैन को छोड़ देता है और 2 वैन को रिपोजेस कर लेता है, ठीक है। और उन्होंने बताया हुआ है ये इस तरीके से, किस तरीके से वो आपकी अमाउंट कैलकुलेट करेगा। यहां पर ये बात बोल दी गई है कि हाउ दैट हायर वेंडर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड रिपोजेस, वो कैसे उनको कैलकुलेट करेगा, ठीक है। उसके बाद मिल्क वैन वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली ऑन WDV वैल्यू बेसिस। ये रहा मेथड, ठीक है जी, ये रहा। एक्स सेटल द सेलर ड्यू आफ्टर द 3 मंथ, और बाकी जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगी एक्स ने वो वेंडर को पे कर दिया, जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग 3 महीने बाद पे कर दी। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जनरल एंट्रीज एंड रिलेवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो यहां पर सबसे पहला काम आपको करना होगा, सबसे पहला काम क्या करना होगा? सबसे पहला काम आपको यहां पे निकालना होगा। क्या निकालना होगा? आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी होगी, ठीक है। आइए देखते हैं, ये नहीं दिया गया तो यहां निकाल देता हूं वर्किंग नोट में। अब देखिए कैश प्राइस आपका है 75,000 इंटू 3, 2,25,000। इसमें से डाउन पेमेंट आपने की है 45,000 की। अगर आप 45,000 माइनस करोगे तो आपके पास अमाउंट आउटस्टैंडिंग जो आएगी वो 1,80,000 आएगी, ठीक है जी। अब इंस्टॉलमेंट्स में आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। पहली इंस्टॉलमेंट 60,000 की होगी, 60,000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका है 9%, तो इंटरेस्ट अगर आप 180 पे 9% लगाओगे 1,80,000 इंटू 9% तो प्लस 16,200, तो पहली इंस्टॉलमेंट बनेगी आपकी 76,200। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग 1,20 होगी है, क्योंकि पहली किस्त पे हो जाएगी तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग 1,20 रह जाएगी। प्रिंसिपल अमाउंट तो 60 है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट है 1,20 के ऊपर 1,20,000 इंटू 9%,
10,800, सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 70,800 और तीसरी इंस्टॉलमेंट होगी 60,000 प्लस 60,000 इंटू 9%, 5,400। ठीक है जी, ये आ गया 65,400। ये आपकी तीनों इंस्टॉलमेंट होगी। क्लियर? ओके सर। उसके बाद आपको एक्स की लिमिटेड यानी कि हायर परचेजर की बुक्स में गिव यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जनरल एंट्रीज एंड रिलेवेंट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड की बुक्स में यानी कि हायर परचेजर की बुक्स में एंट्रीज करनी है। सबसे पहले वो किस चीज की एंट्री करेगा? पहली इंस्टॉलमेंट तो पे कर रहा है, सबसे पहले वो खरीदने की एंट्री करेगा। वो एंट्री करेगा, क्या करेगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है जी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। उसके बाद वो 45,000 की डाउन पेमेंट करेगा। ठीक है जी, उसके बाद इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्रीज होगी ईयर एंड पर। ठीक है, ईयर एंड को इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेगा, फिर इंस्टॉलमेंट पे करेगा। इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है जी, और उसने ये 76,200 की पे कर दी और उसके बाद वो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को P&L में लेके जाएगा। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन और ये हो गया। तो दीज आर द एंट्रीज। आपको क्लियर है? 3 स्टेजेस पे एंट्रीज होती हैं। एक सबसे पहले जब आप इनिशियली खरीदते हो तब एंट्रीज होती हैं, दूसरा आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो, तीसरा ईयर एंड की एंट्रीज होती है। तो तीनों कर ली। पहली हमने खरीदने की एंट्री की है और उसके बाद डाउन पेमेंट की कर ली है, पहली पार्ट की एंट्रीज होगी। फिर इंस्टॉलमेंट की एंट्री में इंटरेस्ट की एंट्री होगी और फिर इंस्टॉलमेंट पे करने की एंट्री, वो भी ईयर एंड पर हो रही है। और तीसरी एंट्री होगी, 3 एंट्रीज जो होती हैं वो होंगी, एक डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने की और इंटरेस्ट और P&L को, सॉरी डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को P&L में चार्ज करने की एंट्रीज। ये तीनों एंट्रीज यहां पर होगी हैं। उसके बाद आगे चलते हैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में आपको इंस्टॉलमेंट और क्लोजिंग एंट्रीज करनी होगी। ईयर एंड पर चलेंगे सीधा ही, क्योंकि इंस्टॉलमेंट ईयर एंड पर है। तो सब इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। अगला इंटरेस्ट रिकॉर्ड आएगा आपका 10,800 का। आप 10,800 का इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट आपने यहां पर पे नहीं की है तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग हो जाएगा ना, तो आप यहां पर इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहे हो। क्लियर? ओके सर। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री तो आपने रिकॉर्ड करनी ही करनी है, आपने की भी एंट्री रिकॉर्ड कर ली है। अब यहां पे वो गुड्स को रिपोजेस कर रहा है। कौन रिपोजेस कर रहा है? हायर वेंडर गुड्स को रिपोजेस कर रहा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है ना तो डिफॉल्ट की डेट को ही रिपोजेशन हो जाता है, डिफॉल्ट की डेट को। तो वैल्यू ऑफ गुड रिपोजेस निकाल रहे हैं। ये वैल्यू ऑफ, ये वर्किंग नोट नंबर 2, गुड्स रिपोजेस्ड। कहता है कि द मिल्क वैन वर वैल्यूड एट ऑन 30% डेप्रिसिएशन एनुअली। वैसे डेप्रिसिएशन आप देखिए 20% है, लेकिन जो वेंडर कहता है कि हम तो मिल्क वैन को 30% डेप्रिसिएशन के साथ वैल्यू करेंगे। तो आइए 3 एसेट्स की वैल्यू निकालनी है, 3 वैन की वैल्यू निकालनी है। कॉस्ट ऑफ 3 वैन्स, कॉस्ट देखेंगे 75,000 सॉरी 2 रही हुए हैं, 2 1,50,000। 1 साल बाद रिपोजेशन होगी है तो 1 साल की डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 30%, 45,000 की। तो वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड 1,05,000 के गुड्स रिपोजेस हुए हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट रिपोजेस्ड, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट रिपोजेस्ड कैसे आएगा? देखिए, कॉस्ट ऑफ एसेट $1,50,000 और कैरिंग अमाउंट तो 20% डेप्रिसिएशन लगा के चलेगी 30,000। तो जिस दिन रिपोजेशन हुई उन एसेट की कैरिंग अमाउंट 1 लाख, रिपोजेशन हुई है 1,05,000 में। ठीक है, तो पहले हम रिपोजेशन की एंट्री करेंगे। ये देखिए, 1 मिनट, कितने में रिपोजेशन हो रहा है? क्या लिखा है? द मिल्क वैन वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली
अच्छा सॉरी 2 साल की डेप्रिसिएशन लगेगी, सॉरी 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 2 साल की, दूसरे साल के एंड पर रिपोजेशन हुआ है, पहले साल तो पेमेंट कर दी ना, दूसरे साल के एंड पर रिपोजेशन हुआ है, तो 1,05,000 लेस अगेन डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 30%, WDV के ऊपर आएगी, ये आएगी आई थिंक 31,500, चेक कर लेता हूं, 1,05,000 का 30%, ठीक है जी, माइनस करके आया 73,500, ठीक है जी, ये वैल्यू ऑफ गुड रिपोजेस्ड है। और दूसरा कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट repossessed, cost of 2 assets 1,50,000, depreciation 20% 30,000, less depreciation 24,000, 96,000 की कैरिंग अमाउंट थी उन एसेट्स की। क्लियर? अब आप देखो वो एसेट 96,000 के 73,000 में रिपोजेस हुए हैं, तो उसकी एंट्री है देखिए, $96,000 के एसेट 73,500 में रिपोजेस हो गए, देखिए सुपर लिमिटेड को डेबिट कर दिया, कंबाइंड एंट्री कर दी दोनों, ठीक है जी, किससे 73,500 से डेबिट कर दिया, क्लियर, और एसेट को क्रेडिट किया कितने से 96,000 से, और लॉस साथ के साथ दोनों की एंट्री लॉस बुक करने की भी और एसेट रिपोजेस करने की भी कंबाइन कर लिया। ओके सर, थर्ड ईयर पे चलते हैं, तीन जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग जो बचेगी वो 3 महीनों बाद आप लोगों ने पेमेंट कर दी है, ये आपका 3 में डेप्रिसिएशन लगेगी, ऑफकोर्स पूरे यहाँ तो पूरे साल की लगेगी, और ये जो वेंडर को 3 महीने बाद जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसको आपने पे कर दिया होगा, ठीक है। ओके सर, अब आप देखिए ये यहां देखिए मिल्क वैन खरीदा आपने एसेट, पहले साल की डेप्रिसिएशन, पहले साल का बैलेंस कैरी डाउन, अगले साल का ब्रॉट डाउन, देखो पूरे साल की एंड की डेप्रिसिएशन 36,000 लगी, और फिर ये वेंडर ने अक्वायर कर लिया एसेट इतने में, और इतने का लॉस हो गया एक्विजिशन पे ऊपर, क्योंकि जो एसेट अक्वायर कर रहे हैं वो 96,000 की उसकी कैरिंग अमाउंट है, आप 73,500 में आप रिपोजेस कर रहे हो, और 22,500 का आपको लॉस आ रहा है, ये कैरिंग अमाउंट जो बचा हुआ एक एसेट है उसकी कैरिंग अमाउंट है, ठीक है जी। ओके सर, ये आपके पास खरीदने की एंट्री होगी, आपने डाउन पेमेंट कर दी, इंटरेस्ट पहले साल का आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दी, बैलेंस कैरी डाउन हो गया, अगले साल बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ, इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया और आपने डिफॉल्ट कर दिया, डिफॉल्ट के उन्होंने वैन को रिपोजेस कर लिया, रिपोजेशन पे एंट्री ये होगी, ठीक है, और बाकी हो गया बैलेंस कैरी डाउन, 3 महीने बाद इस बैलेंस कैरी डाउन को पे कर दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, तो हमने एक क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है जी, आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कल की क्लास में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे, जो बचे हुए क्वेश्चंस है इस टॉपिक से वो कंप्लीट करेंगे, और मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा, और ऑफ कोर्स कल की क्लास में आई थिंक ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आज इतना ही, थैंक यू।